हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। पहली बार बेटी आई मायके में। माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे दीदी की शादी को भी सिर्फ 1 महीना हुआ है और आप हैं कितनी परेशान होने लग गई। अरे जब लड़की अपने ससुराल जाती है तो सालों साल बाद आती है, लेकिन तुम तो दीदी से उम्मीद कर रही हो कि वो शादी के दूसरे ही दिन घर आ जाए। बेटा, तू नहीं जानती कि शादी के बाद कितने रिस्क होते हैं। अरे मेरी बेटी एक नए और अनजान परिवार में गई है। वैसे भी शादी के दूसरे दिन पग फेरे की रस्म होती है और बेटियां अपने मायके में आती हैं, लेकिन शादी को 1 महीना हो चुका है पर मेरी बेटी का ना तो कॉल आया है ना ही वो खुद आई है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कभी कभी तो दिल करता है कि पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कर दूं। माँ जी, इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे हो सकता है कविता कहीं और बिजी हो, उसे किसी काम से अपने ससुराल वालों के साथ कहीं जाना पड़ गया हो। अरे आप तो हद ही करती हैं। दरअसल सुनीता ने कविता की शादी एक बहुत ही रिचेस्ट पर्सन से कराई थी, लेकिन शादी के अगले दिन से ही कविता का कोई अता पता नहीं था। कविता ने शादी के बाद ना तो अपने परिवार वालों से कोई कांटेक्ट रखा, ना ही वो कभी मिलने आई, जिससे सुनीता अपनी बेटी के लिए काफी परेशान रहने लगी। ऐसे ही अब देर रात जब सभी घर आते हैं तो सुनीता अपने बेटे और पति से कहती है, रोहित बेटा, कविता की शादी को 1 महीना हो चुका है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, कुछ तो पता कर। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी विनोद के नंबर पर एक अननोन कॉल आता है। हेलो, कौन? पापा, मैं बात कर रही हूँ, कविता। माफ करना, इतने दिनों से मैं गायब थी। वैसे आपको बता दूं कि मैं कल ही आप लोगों से मिलने आ रही हूँ। इवन मिलने नहीं, कुछ दिन रहने आ रही हूँ। अरे बेटा, तेरी माँ तेरे लिए बहुत परेशान हो रही थी। एक बार तू अपनी माँ से बात कर ले, उसके कलेजे को शांति मिल जाएगी। नहीं पिताजी, मैं अभी माँ से कोई बात नहीं करूंगी। अब जब मैं कल घर आऊंगी तभी सबसे बातचीत होगी। इतना बोलकर कविता कॉल कट कर देती है। तो वहीं विनोद सभी को बताता है कि उसके फोन पर कविता का कॉल आया था, लेकिन कल वो वापस आ रही है, जिसे सुनकर सुनीता को काफी सुकून मिलता है और वो खुश हो जाती है। सुनीता की खुशी देखकर विनोद भी काफी खुश होता है और वो कुछ नहीं कहता। अगली सुबह सुनीता अपनी बेटी और बहू से कहती है, शोभा, नेहा, तुम दोनों आज कविता की पसंद का ही खाना बनाना। उसे शाही पनीर और पनीर राइस बहुत पसंद है। अरे माँ, क्या हो गया आपको? दीदी आ रही है, कोई VIP नहीं जो आप इतनी खुश हो रही हो। तू चुप कर। कल को जब तेरी शादी होगी ना तो तेरा भी मायके में ऐसे ही आदर सत्कार होगा, इसलिए जितना कहे उतना कर। इतना बोलकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। तो वहीं भाभी और ननद दोनों ही आपस में बात करते हुए कहती हैं, माँ जी तो ऐसे कर रही है जैसे कविता नहीं भगवान आ रही है। सही कह रहे हो भाभी आप। जब से कविता दीदी इस घर से गई है तब से तो माँ की जुबान पर सिर्फ कविता रहता है, ये नहीं कि अपने बाकी बच्चों पर भी ध्यान दे। जहाँ दोनों ननद भाभी आपस में बातें कर रही थी तो वहीं सुनीता अपने पति और बेटे को भी काम पर जाने से मना कर देती है और कविता की मनपसंद मिठाई लाने को कहती है। देखते ही देखते सुबह के 8 से 11 बज जाते हैं, लेकिन कविता अब तक नहीं आई। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। नेहा, शोभा, जाओ जल्दी से आरती की थाली ले आओ, मेरी बेटी आ गई है। पहले तो मैं उसकी आरती उतारूंगी, उसके बाद उसे घर में आने दूंगी। ना जाने बाहर से कितनी बुरी नजर साथ लाई हो। हाँ माँ, अभी लेकर आई। तो वहीं जैसे ही सुनीता दरवाजा खोलती है तो वो अपने सामने अपनी बेटी कविता को देखते हैं, लेकिन कविता की हालत काफी खराब थी। अपनी माँ को देखते ही कविता की आंखों से आंसू गिरते हैं और साथ ही वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कविता की यह हालत देख सुनीता काफी घबरा जाती है। विनोद, शोभा, रोहित, नेहा, कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ, देखो कविता को क्या हो गया है। सुनीता की आवाज सुनकर अब सभी लोग बाहर दरवाजे पर आते हैं, जहाँ कविता को यूं इस तरह गिरे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब जल्दी से रोहित कविता को अंदर सोफे पर लिटाता है और डॉक्टर को बुलाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर वहाँ आते हैं और कविता का चेकअप करके कहते हैं, देखिए, आपकी बेटी को जहर दिया गया है। अगर अभी के अभी इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया तो कविता का बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब सभी लोग कविता को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में कविता को एडमिट कर लिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद कविता को होश आता है और माँ, पिताजी वो लोग बहुत गंदे हैं। पहले उन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया तो उन्होंने मुझे आप लोगों से 10 लाख रुपए लेने को कहा, पर जब मैंने वो पैसे लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने मुझे जहर देकर आप लोगों के पास भेज दिया। माँ, मुझे मरना नहीं है बल्कि उन्हें सबक सिखाना है। कविता आगे कुछ बोल पाती इतने में वो एक लंबी सांस लेती है और वहीं अपना दम तोड़ देती है। अपनी बेटी को अपनी ही आंखों के सामने मरता देख सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
और वो अपनी बेटी की लाश को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने तुम सबको कहा था कि मेरी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अरे मेरी कविता की मौत के जिम्मेदार उसके ससुराल वाले नहीं बल्कि आप लोग हैं। इस तरह सुनीता अपनी बेटी को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपनी दिमागी हालत खो बैठती है। उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। थोड़ी देर बाद अब घर के सभी लोग कविता का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन एक बेटी की शादी करने के बाद उस पर ध्यान न देना शायद यही कविता के घर वालों की सबसे बड़ी गलती थी, जिस कारण उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। भाभी, हमारे कॉलेज की तरफ से गोवा के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है, जिसके लिए वो हमसे 5,000 रुपए ले रहे हैं। मेरी सभी सहेलियां जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है, प्लीज मुझे जाने दो। हे राम, 5,000 रुपए! इतने में तुम्हें महीने भर का राशन भरवा लूं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। चुपचाप से घर पर रहो और घर के कामकाज में मेरी मदद करो। ये लो, जल्दी से इन कपड़ों को प्रेस कर दो। लेकिन भाभी, अभी तो मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मैं शाम को आकर सारे कपड़े प्रेस कर दूंगी। अरे, पढ़ लिख के कौन सी तू कलेक्टर बन जाएगी? शादी के बाद चूल्हा चौका ही तो संभालना है। चल, अब जल्दी से सारे कपड़े प्रेस कर दे। इसके बाद बेचारी शिवानी उस दिन कॉलेज न जाकर सभी कपड़ों को प्रेस करने लग जाती है। शिवानी जब 8 साल की थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके भैया भाभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। अगले दिन सुबह जब शिवानी कॉलेज जाती है तो वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड आकाश उससे पूछता है, अरे शिवानी, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? पता है मैं कितनी देर तक तुम्हारी राह देखता रहा। बस यूं ही आकाश, एक्चुअली वो घर में काम ज्यादा था। काम ज्यादा था या फिर तुम्हारी भाभी नहीं चाहती थी कि तुम कॉलेज जाओ? हाँ आकाश, दरअसल मेरी भाभी ने मुझे आने नहीं दिया। वो नहीं चाहती कि मैं कॉलेज जाऊं और पढ़ाई करूं। अगर मैं घर पर पढ़ना भी चाहूं तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे काम में लगा देती है। तो तुम उनकी शिकायत अपने भैया से क्यों नहीं करती? भैया से कहकर कोई फायदा नहीं है। वो भी भाभी की तरह हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं। अपनी शादी से पहले तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से भाभी उनकी जिंदगी में आई है तब से वो बिल्कुल ही बदल गए। शिवानी का उदास चेहरा देखकर आकाश दुखी हो जाता है, क्योंकि वो शिवानी को दिल ही दिल में बहुत चाहता था। लेकिन शिवानी इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर तभी कॉलेज की बेल बजती है और आकाश हंसते हुए शिवानी से कहता है, अरे जल्दी चलो, त्रिपाठी सर का लेक्चर शुरू होने वाला है। अगर देर हो गई ना तो उनका बर्ताव हमारे लिए खराब हो जाएगा। इसके बाद शिवानी और आकाश जोर जोर से हंसने लगते हैं और लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन आकाश शिवानी को अपनी कार में उसके घर छोड़ने चला जाता है, लेकिन गाड़ी से उतरते हुए नैना उसे देख लेती है और शिवानी के घर पहुंचते ही कहने लगती है, ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे अंदर कुछ शर्म बची है या नहीं? भाभी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? 1 घंटा ही तो लेट हूँ। आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे 2 दिन से कहीं गायब हूँ। मुझसे जुबान लड़ाती हो? अगर आज तुमसे 1 घंटे का हिसाब नहीं लिया ना तो कल से 2-2 दिन भी गायब रहने लगोगी। अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। भाभी, कल से मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। घर पर तो आप मुझे पढ़ने नहीं देती, किसी न किसी काम में लगाए रखती हैं। अच्छा बेटा, जुबान तो कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। आखिर कौन था वो लड़का जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? वो मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ता है। आज पढ़ाई के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए वो मुझे घर ड्रॉप करने आया था। आजकल बड़े पंख लगे हुए हैं तुम्हारे। आज किसी के साथ रात को घर आई हो, कल किसी के साथ शादी करके आ जाओगी, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? आने दो तुम्हारे भैया को, उन्हें भी तो पता चले क्या गुल खिला रही है उनकी बहना। शिवानी नैना को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नैना शिवानी की एक नहीं सुनती और अपने पति मयंक के घर आते ही शिवानी के खिलाफ उसके कान भर देती है। अगली सुबह शिवानी जैसे ही तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने लगती है, तभी मयंक उसे रोकते हुए कहता है, शिवानी, आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन क्यों भैया, आज तो मेरा एग्जाम है। अरे बहुत कर ली तुमने पढ़ाई, अब घर पर रहकर घर के कामकाज सीखो। इससे पहले कि तुम हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ो, उससे पहले ही हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी? इतनी जल्दी भैया? नहीं भैया, जब तक मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। शिवानी, तुम्हें पता है ना, मैंने एक बार जो फैसला ले लिया सो ले लिया। कल शाम तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम तैयार रहना, हम जल्द ही तुम्हारी शादी कर देंगे। शिवानी अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मयंक उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। और उधर कॉलेज में बैठा आकाश कब से शिवानी की राह देख रहा होता है।
एग्जामिनेशन हॉल में शिवानी के न आने के कारण आकाश भी वहां से बिना पेपर दिए ही चला जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद शिवानी और आकाश की दोस्त निधि आकाश के पास आकर बैठती है और उससे कहती है, आकाश तुम पागल हो गए हो क्या जो बिना पेपर दिए आ गए? निधि यार, आज शिवानी कॉलेज नहीं आई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम उसके घर जाकर पता कर सकती हो कि आखिर बात क्या है? हाँ क्यों नहीं, चली जाऊंगी मैं, लेकिन ये तो बताओ जब तुम शिवानी से इतना प्यार करते हो तो उसे बोल क्यों नहीं देते? हाँ तुम सही कह रही हो। अच्छा, उसको जाकर बोलना कि कल सुबह मुझे पहाड़ी वाले मंदिर पर मिले। इसके बाद निधि सीधा शिवानी के घर जाती है और उसे आकाश का मैसेज दे देती है। अगले दिन सुबह शिवानी आकाश से जाकर मंदिर में मिलती है और रोते हुए उससे कहती है, आकाश मेरे भैया भाभी जबरदस्ती मेरी शादी एक अनपढ़ तलाकशुदा मर्द के साथ कर रहे हैं और तो और उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं और उन्हें लगता है कि अगर मेरी शादी अमीर घर में हो जाएगी तो उन्हें भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। निधि ने मुझे सब बता दिया है और अब इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपने भैया भाभी का घर छोड़ दो। लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी? भैया के अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुम मेरे घर चलो शिवानी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन आकाश तुम्हारे घर पर इस तरह रहना लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। शिवानी, आज हम मंदिर में खड़े हैं और मैं भगवान के सामने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी, मैं भगवान को साक्षी मानकर उम्र भर तुम्हारा साथ निभाने का वादा करता हूँ। तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आकाश की बात सुनते ही शिवानी दंग रह जाती है और कुछ कह पाती उससे पहले ही आकाश कुमकुम उठाता है और उससे शिवानी की मांग भर देता है। आकाश की बातों ने शिवानी का मन भी जीत लिया। शायद उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने इतना प्यार दिया था और वो राजी खुशी आकाश के साथ मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेती है। शादी करने के फौरन बाद शिवानी आकाश के साथ अपने घर पहुंचती है तो उसकी भाभी उसको देखते ही जोर जोर से छाती पीटने लगी। हाय राम, ये क्या कर डाला इस लड़की ने, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जिस बात का डर था वही हुआ, इस लड़की ने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। अच्छा, जब तुम पैसों की खातिर मेरी उस तलाकशुदा बच्चों के पिता से शादी करवाने जा रहे थे तब कुछ नहीं, और अगर मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली तो तुम्हारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। शिवानी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आज से तुम हमारे लिए मर गई। मर तो मैं आपके लिए उसी दिन गई थी भैया जिस दिन भाभी ब्याह कर इस घर में आई थी। बस ये बात कहने में आपको कई साल लग गए। इसके बाद आकाश शिवानी को अपने घर लेकर जा रहा होता है। तभी गाड़ी में बैठी शिवानी आकाश से पूछती है, आकाश तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ना जाने तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहेंगे, पता नहीं वो हमारे रिश्ते को अपनाएंगे भी या नहीं। तुम घबराओ नहीं शिवानी, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। घर पहुंचते ही आकाश गाड़ी से उतरता है और शिवानी की तरफ का गेट खोलते हुए उसे बाहर आने के लिए कहता है। शिवानी घबराई हुई धीरे धीरे घर के दरवाजे तक जाती है तो देखती है कि एकदम से उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है और उसकी सास हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी होती है। शिवानी ये सब देखकर दंग रह जाती है। आकाश के मम्मी पापा ने बहुत ही अच्छे से शिवानी का स्वागत किया और तोहफे के रूप में उसे सोने के गहने भी दिए। इसके बाद शिवानी और आकाश ने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर शिवानी ने आकाश से पूछा, आकाश अब तो बता दो ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा गुस्सा होने की जगह हमारी आरती उतार रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ बाबा, सब बताता हूँ। दरअसल मैंने अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं आज ही तुमसे शादी कर लूं और तुम्हें उनकी बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। और ये सब तैयारी, ये भी उन्हीं का ही आइडिया था। ओहो, तो इसीलिए मंदिर में मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही तुमने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, ताकि मेरे पास मना करने का कोई कारण ही ना रहे। हाँ, मेरे मम्मी पापा सुबह से इन सब तैयारियों में लगे हुए थे, उन्होंने ही घर को सजाया, तुम्हारे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए और ये फूलों वाला आइडिया ये भी उन्हीं का ही था। सच में आकाश, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे, आज से वो तुम्हारे भी तो मम्मी पापा हैं। हाँ, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। इसके बाद दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर दोनों की ही एमएनसी कंपनी में नौकरी लग गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।